आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस स्कोप ऑफ टोटल इनकम। स्कोप ऑफ टोटल इनकम जो होता है, इट इज डिक्टेटेड बाय द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द असेसी। अब आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि असेसी इंडिविजुअल है या असेसी फर्म है या असेसी एलएलपी है कि एसएससी कंपनी है कि एसएससी ट्रस्ट है कि एसएससी गवर्नमेंट कंपनी है। इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सिर्फ एसएससी के रेसिडेंशियल स्टेटस से ही अपने को फर्क पड़ता है। इट इज एज क्लियर एज दैट। सो लेट अस बिगिन विथ रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। इट इज टैक्सेशन। तो एक विनम्र अभिवादन हमारे देश के फिनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन को करते हुए टैक्सेशन के स्कोप ऑफ टोटल इनकम के चार्ट्स एवं प्रश्न पत्रिका की तरफ बढ़ते हुए सबसे पहले वी आर गोइंग टू रेफर टू हैंड रिटन नोट्स। सो वेरेवर आपको हैंड राइटिंग समझ में नहीं आती है, प्लीज फील फ्री टू आस्क। सो वी आर डीलिंग विथ स्कोप ऑफ टोटल इनकम। Which income is taxed in India depends upon two things. What is the residential status of the assessee? We know that there are three residential statuses: resident and ordinarily resident, resident and not ordinarily resident, and non-resident. रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने के बाद ये जानना जरूरी है कि नेचर ऑफ इनकम क्या है, कि वो फॉरेन इनकम है कि वो इंडियन इनकम है। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है? जैसे आपने जनरली एक गैस ले लिया होगा कि फॉरेन इनकम फॉरेन कंट्रीज में कमाई जाती है और इंडियन इनकम इंडिया में कमाई जाती है। ये एक बेसिक और जेनेरिक व्यू है फॉरेन और डोमेस्टिक या इंडियन इनकम को लेकर। इस व्यू को चार्टर्ड अकाउंटेंट गलत कहता है, क्योंकि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इसमें काफी सारी निटिग्रिटीज है, काफी सारे डेलिकेट पॉइंट्स है जो हमें कंसिडर करने हैं। तो सबसे पहले इंडियन इनकम क्या होता है? इंडियन इनकम तीन किस्म का इनकम होता है। पहले वो इनकम जो इंडिया में रिसीव होता है, दूसरा वो इनकम विच इज डीम्ड टू बी, मतलब अज्यूम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, और तीसरा इनकम डीम्ड टू अक्रू मींस विच विल बी अज्यूम्ड टू बी रिसीवेबल और इट विल बी अज्यूम्ड टू अराइज इन इंडिया। अगर इंडियन इनकम है तो तीनों टाइप ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटसेस के लिए इंडियन इनकम टैक्सेबल इन इंडिया होता है। आई रिपीट, आपका जो इनकम इंडिया में टैक्स होगा ये किस पॉइंट पे डिटरमाइन होता है? कि सबसे पहले आपका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। या तो आप आरओआर हो, या तो आप आरएनओआर हो, या तो आप एनआर हो। इसके बाद इनकम किस किस्म का है, फॉरेन इनकम है कि इंडियन इनकम है। अगर आप इंडियन इनकम से डील कर रहे हो तो इंडियन इनकम तीन ब्रैकेट्स में, तीन बकेट्स में बैठता है। जो आपने इंडिया में रिसीव किया, जो आपको अज्यूम किया जाएगा कि इंडिया में रिसीव होने वाला है, या फिर जो इंडिया में अराइज होने वाला है, मतलब इंडिया में कमाया जाने वाला है। ये तीन इंडियन इनकम्स तीनों स्टेटसेस के लिए इंडिया में टैक्सेबल होते हैं। इसको डेप्थ में आगे जाकर के हर एक के मीनिंग को हम समझेंगे। दैट्स व्हाट दिस लेक्चर इज ऑल अबाउट। फॉरेन इनकम क्या होता है? एक रेसिडेंट और ऑर्डिनरीली रेसिडेंट के लिए फॉरेन इनकम टैक्सेबल होता है। आप मेरे हैं और आपका सारा धन दुनिया भर का वो मेरा है, ये मोदी जी कहते हैं। अगर आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है तो हिंदुस्तान में कमाया हुआ पैसा भी आपका मेरे टैक्स में बैठेगा और इंडिया के बाहर कमाया हुआ पैसा भी मेरे टैक्स स्कोप में बैठता है एज ए रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। बट अगर आप रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो या फिर आप नॉन रेसिडेंट हो तो आपके फॉरेन इनकम में कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं, और वो एडजस्टमेंट्स क्या है इसे समझ के अभी आगे चलना है। तो देखिए, इंडियन इनकम का मतलब क्या है? वो इनकम जो रिसीव्ड इन इंडिया होती है। अगर आपने इंडिया में इनकम रिसीव किया
तो वो दो ही तरीके से आप रिसीव कर सकते हो। या तो आप कैश में रिसीव करोगे, नगद पैसा, कैश करेंसी आपके हाथ में पड़ेगी, या फिर आपके बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट होगा। एग्जाम्पल लीजिए जिसमें आपको समझ में आएगा कि ये नुअंसेस एग्जैक्टली क्या है जो मैं रेफर कर रहा हूं। मान के चलिए कि शाहरुख खान, एन इंडियन सेलिब्रिटी, परफॉर्म्स इन अ स्टेज शो इन दुबई इन यूएई। द फीस फॉर दिस परफॉर्मेंस आर रिसीव्ड इन हिज इंडियन बैंक अकाउंट विथ एसबीआई एट मुंबई। समझने की बात कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि ये स्टेज शो कहां पे हो रहा है, दुबई यूएई में हो रहा है। सो दिस इनकम अराइजेस आउटसाइड इंडिया, this income arises outside India, but it is received in India. Any income received in India is considered to be Indian income. इसके ऊपर India can charge tax. Rather, India will charge tax. Are we clear about this? तो आप दुनिया में कई बार भी काम कीजिए, पर अगर पैसा इंडिया में रिसीव हो रहा है तो इस पे इंडिया गवर्नमेंट टैक्स जरूर लगाएगी। Maersk, a Danish company, डेनमार्क की कंपनी, प्रोवाइड्स लॉजिस्टिक्स टू एन इंडियन कंपनी इन सिंगापुर। एक इंडियन कंपनी है, उसको लॉजिस्टिकल सपोर्ट चाहिए सिंगापुर में। सिंगापुर इज अ पोर्ट कंट्री, वहां पे पोर्ट्स और डॉक्स है। तो ये इनकम वापस कहां पे अराइज होता है, अराइजेस आउटसाइड इंडिया। द इंडियन कंपनी ट्रांसफर्स पेमेंट टू मर्स्क बैंक अकाउंट विद स्टैंडर्ड चार्टर्ड एट पुणे। और ये रिसीव कहां हुआ है, इट इज रिसीव्ड इन इंडिया। अगर ये रिसीव्ड इन इंडिया हुआ तो ये क्या हुआ, ये इंडियन इनकम हुआ और इस पर इंडिया टैक्स चार्ज कर सकता है। पैट कमिंस, एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, रिसीव्स फीस फॉर आईपीएल इन हिज इंडियन बैंक अकाउंट मेंटेन्ड विद बीएनपी पैरिबा एट मुंबई। वो आईपीएल खेलने आता है, किसी भी फ्रेंचाइज में खेलता होगा पैट कमिंस, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, पर वो इंडिया में आईपीएल में खेलेगा। आईपीएल कहां पे खेली जाएगी, इन इंडिया। तो उसकी इनकम अराइज कहां होगी, इंडिया में अराइज होगी। और ये रिसीव कहां हो रही है, रिसीव भी इंडिया में ही हो रही है। तो पैट कमिंस जब आईपीएल खेलेंगे इंडिया में, मिचेल स्टार्क जब आईपीएल खेलेंगे इंडिया में, कायरन पोलार्ड आईपीएल खेलेंगे, राशिद खान आईपीएल खेलेंगे, मार्कस टॉयनेस आईपीएल खेलेंगे, ये सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स जब इंडिया में आके इंडिया में आईपीएल खेलेंगे, उनका इनकम विल अराइज इन इंडिया। और सपोज कीजिए अगर उनके पैसे हिंदुस्तानी बैंक अकाउंट में जाते हैं, सर पर बीएनपी पैरिबा इज नॉट एन इंडियन बैंक, सर स्टैंडर्ड चार्टर्ड इज नॉट एन इंडियन बैंक, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इट कैन बी अ फॉरेन बैंक विद अ ब्रांच इन इंडिया, as long as it is received in India, as long as it is received in India, it is an Indian income, India will charge tax on that particular income. So इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि काम इंडिया में किया गया हो कि इंडिया के बाहर किया गया हो। अगर पैसा इंडिया में रिसीव हो रहा है, अगर पैसा इंडिया में रिसीव हो रहा है तो ये पैसे के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट टैक्स चार्ज कर सकती है। आई होप ये पॉइंट सबको क्लियरली बैठ रहा है। अगली बात, इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग इन इंडिया। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। देखिए बिजनेस की कोई जोग्राफिकल सीमा नहीं होती, बिजनेस की कोई जोग्राफिकल बाउंड्री नहीं होती। इनकम जनरली दो चीजों से कमाया जाता है, गुड्स या सर्विसेज या मिक्सचर ऑफ। गुड्स का इनकम उस जगह का माना जाता है जहां पर वो गुड्स डिलीवर किए जाएंगे। सर्विसेज का इनकम वहां का माना जाता है जहां पर वो सर्विसेज रेंडर किए जाएंगे। सपोज कीजिए, पहला एग्जांपल, एप्पल इनकॉर्पोरेटिव इज एन अमेरिकन कंपनी, इट कॉन्ट्रैक्ट्स विद IBM इनकॉर्पोरेटिव विच इज अनदर अमेरिकन कंपनी टू डिलीवर 1000 एप्पल आईफोन्स टू IBM's इंडियन सब्सिडरी इन बैंगलोर। एप्पल आईफोन्स एक गुड है, ये गुड कहां रिसीव हो रहा है, इंडिया में बैंगलोर में रिसीव हो रहा है। गुड्स कहां रिसीव हो रहे हैं, इंडिया में बैंगलोर में रिसीव हो रहे हैं। तो लेन देन इंडिया में हो रही है, खरीदने वाला बेचने वाला भरे इंडिया के बाहर क्यों ना बैठा हो, लेकिन लेन देन जिस मुल्क में हो रही है उस मुल्क की सरकार उस गुड्स के वैल्यू पर या फिर उस सर्विसेज की वैल्यू पर टैक्स लगाएगी। सेकेंड एग्जाम्पल, मार्शमेलो, एन अमेरिकन आर्टिस्ट, कॉन्ट्रैक्ट विद पैरामाउंट स्टूडियो, अ फॉरेन कंपनी,
मार्शमेलो इज एन अमेरिकन आर्टिस्ट, पैरामाउंट इज अ फॉरेन स्टूडियो। पैरामाउंट मार्शमेलो से कहता है कि प्लीज आप इंडिया जाइए और बीकेसी में कॉन्सर्ट परफॉर्म करके आइए। मार्शमेलो बोलते हैं ठीक है, मेरे को पैसा मिला तो मैं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। Where is the service of Marshmallow, an American artist, being delivered? This service is being delivered at BKC in Mumbai. This income will arise in India. Even if Paramount pays to Marshmallow in dollars in his American bank account, India will charge tax on the value of the dollar, on the value of the service. For example, Marshmallow बोलता है चलेगा, I will charge $50,000 for this concert. Deposit the account in my Bank of America bank account. चलेगा। बैंक ऑफ अमेरिका अकाउंट कहाँ है? अमेरिका में। ये करेंसी कहाँ की है? बाहर की है। पर ये इनकम क्यों मिल रहा है तुम्हें? बीकेसी में कॉन्सर्ट करने के लिए। सर्विस कहाँ रेंडर की? इंडिया में ना। इंडियन गवर्नमेंट इस 50,000 रुपए पर मार्शमेलो से टैक्स ले सकता है और लेगा, जब तक कि ये टीडीएस, अभी आप टीडीएस सीखेंगे आगे जाकर के, जमा नहीं होता। मार्शमेलो विल नॉट बी अलाउड टू परफॉर्म इन इंडिया। इफ ही डज विदाउट द नेसेसरी टैक्स पेमेंट्स, इट विल बी कंसिडर्ड टू बी एन इलीगल एक्टिविटी। अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेरी क्लियर। कॉन्ट्रैक्ट भले भारत के बाहर हो, यदि गुड्स और सर्विसेज भारत के अंदर मिल रही हो, तो ये इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग इन इंडिया कहलाएगा। इज दिस क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट, Dell Incorporated is an American company. It has a customer care service center, call center, BPO, in India, which provides online IT support to all its global customers. दुनिया भर में डेल कंप्यूटर्स अपने दुनिया भर के कंप्यूटर्स खरीदने वाले लोगों को सर्विस देती। किसी का विंडोज क्रैश हो गया, किसी का जूम नहीं चल रहा है, पर ये सारे सर्विसेज जब कस्टमर्स मांगेंगे, फोन करेंगे टोल फ्री नंबर पर, तो नंबर कहां बजेगा? बैंगलोर में बजेगा, इंडिया में बजेगा, मुंबई में बजेगा, पूना में बजेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सर्विसेज कहां से रेंडर की जा रही है? इंडिया से रेंडर की जा रही है। तो डेल को जो भी पेमेंट्स इन सर्विसेज के लिए मिलते हैं और जो भी पेमेंट्स उस कॉल सेंटर के लोगों को मिलते हैं, दे आर ऑल टैक्सेबल इन इंडिया। नाइकी इनकॉर्पोरेटेड is incorporated in Oregon, USA. It contracts with Mumbai Indians, USA. अभी आप जानते हो कि मुंबई इंडियंस की अमेरिकन टीम भी है। वो लोग अमेरिका में कोई अमेरिकन प्रीमियर लीग शायद हाल ही में जीत के आ गए। टू डिलीवर 500 पेयर्स ऑफ कस्टम मेड रनिंग शूज टू मुंबई। नाइकी कस्टम मेड शूज बनाता है अपने एथलीट्स के लिए, जैसे एडिडास बनाता है, जैसे प्यूमा बनाता है, जैसे न्यू बैलेंस बनाता है। अब नाइकी बैठा अमेरिका में, मुंबई इंडियंस के अमेरिकन विंग ने, जो अमेरिका में बैठा है, ये दोनों अमेरिकन एंटिटीज ने आपस में सौदा कर लिया कि तुम हमारे मुंबई के टीम के लिए मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम पर 500 नाइकी के जूते भेजो। वहां पे हमारे सारे एथलीट्स और सारे सपोर्ट स्टाफ ये कस्टम मेड जूते यूज करके अपनी ट्रेनिंग करेंगे। गुड्स कहाँ रिसीव हुए? गुड्स कहाँ रिसीव हुए? इंडिया में। गुड्स कहाँ डिलीवर हुए? इंडिया में। इनकम अक्रूज और अराइजेस वेयर? इन इंडिया। बट सर कॉन्ट्रैक्ट तो अमेरिका में हुआ था, बात अधूरी है। कंज्यूम कहाँ किए गए गुड्स? इंडिया में। अगर सर्विस होती तो कहां मिली होती? इंडिया में। ये कौन सा इनकम है? ये इंडियन इनकम है। ये कौन सा इनकम है? ये इंडियन इनकम है। इस पर भले असेसी नॉन रेसिडेंट हो, टैक्स कहां पे भरेगा? इंडिया में भरेगा। भले असेसी रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो, तो टैक्स कहां पे भरेगा? इंडिया में। और अगर असेसी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो, तो फंडा याद रखिएगा, आप मेरे हैं और आपका सारा धन भी मेरा ही है। तो अगर आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है, तो आपके सारे धनराशि पर जो पूरे विश्व में कमाई जाएगी, उस पर भारत में टैक्स लगेगा। Am I clear about this? Let's move ahead. Income deemed to be received in India is given in section number 7 of the Indian Income Tax Act of 1962. It will be taxed in India, irrespective of the residential status of the assessee. अब देखिए, तीन किस्म के इनकम्स थे जो इंडियन इनकम कहलाते थे। पहला, रिसीव्ड इन इंडिया। रिसीव्ड इन इंडिया को हम पूरी तरीके से समझ चुके। दूसरा था अक्रूइंग और अराइजिंग इन इंडिया। तीसरा है डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। अब डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया
सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 7 के इनकम्स को ही कहा जाता है, और सेक्शन 7 के इनकम्स आर कवर्ड अंडर द हेड सैलरी। अभी के लिए, इस चैप्टर के लिए केवल इतना ही समझना हमारे लिए काफी है। बट सर वो सैलरी इनकम है, फिर सैलरी का क्या होगा? वी हैव इनकम फ्रॉम हेड सैलरी एज अ सेपरेट चैप्टर, जिसमें हम इन डेप्थ इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी अगर देयर इज एन इनकम डीम्ड टू बी रिसीव इन इंडिया बाय एनी ऑफ द 3 स्टेटसेस, तीनों के तीनों इंडिया में डीम्ड टू बी रिसीव्ड इनकम पर टैक्स भरेंगे। एम आई क्लियर अबाउट दिस गाइस? लेट्स मूव अहेड। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा पॉइंट, इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। इस पॉइंट को समझने के लिए हमें कुल मिलाकर 8 सबसेक्शंस पढ़ने। आज जितने भी लीडिंग कोचिंग क्लासेस क्यों ना होने दो, वो जेके शाह होने दो, वो एडनोवेट होने दो, वो कोई भी कोचिंग क्लास क्यों ना होने दो, या वो किसी भी फैकल्टी की पेन ड्राइव कोचिंग क्यों ना होने दो, वो इसके लिए सिर्फ इतना ही टेबल देके छोड़ देते। बट इस टेबल को समझने के लिए आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत है, जो इन चार्ट्स से आपको मिलेगी। इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया में फर्क है। वर्डिंग क्या है यहाँ पे? रिसीव्ड इन इंडिया। मतलब आप दुनिया में कहीं पर भी ये इनकम, आप दुनिया में कहीं पर भी ये इनकम रिसीव करें, ये माना जाएगा कि ये हिंदुस्तान में ही पाई गई इनकम। आप दुनिया में ये इनकम कहीं पर भी रिसीव करें, आप दुनिया में कहीं पर भी ये इनकम रिसीव करें, इट विल बी डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। ये इनकम अमेरिका में भी रिसीव क्यों ना की गई हो, इट विल बी डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। लेकिन डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया से थोड़ा सा बड़ा स्कोप रखने वाला कॉन्सेप्ट है। डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया सिर्फ और सिर्फ सैलरी इनकम को कवर करता है। इसे कवर करता है, सिर्फ और सिर्फ सैलरी इनकम को कवर करता है। बट डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया सेक्शन नंबर 9 ऑफ इंडियन इनकम टैक्स एक्ट को कवर करता है। इसमें क्या क्या आता है? सबसे पहले बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। बिजनेस कनेक्शन ये शब्द सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट को अप्लाई करता है। मैं फिर से बोलता हूं, बिजनेस कनेक्शन ये शब्द किसे अप्लाई करता है? टू ओनली एंड ओनली रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट एंड फॉर नॉन रेसिडेंट। बिजनेस कनेक्शन का मतलब क्या? बिजनेस कनेक्शन का मतलब आपके सामने है कि इट इज इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। इट इज अर्नड फ्रॉम दैट हेड। मतलब या तो आप कोई प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हो, या तो आप कोई बिजनेस चला रहे हो, इससे आपने पैसा कमाया, ये पैसा भारत के बाहर रिसीव हुआ। लेकिन बिजनेस या प्रोफेशन भारत में सेटअप है या भारत से कंट्रोल्ड है? ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देयर इज एन इंडियन कंपनी in the form of Infosys. In the form of Infosys, it has set up its offices outside India in Silicon Valley. Silicon Valley में ये सारे बैंक्स को, सारे स्टार्टअप्स को सॉफ्टवेयर प्रोग्राम करके देता है। किसको किस किस्म का सॉफ्टवेयर मिलना चाहिए, कौन सा इंजीनियर क्या काम करेगा, इसका फैसला बेंगलोर में बैठकर इन्फोसिस की मैनेजमेंट टीम करती है। बिजनेस कहां से कंट्रोल हो रहा है? इंडिया से, बेंगलोर से कंट्रोल हो रहा है। पर डिलीवर कहां हो रहा है? भारत के बाहर डिलीवर हो रहा है। लेकिन उसका नेक्सस कहां पर है, उसकी प्रेजेंस कहां पर है, उसका ब्रेन कहां पर है? इंडिया में है। तो भले आप बाहर पैसा कमा रहे हो, आपकी पूरी थिंक टैंक, आपकी पूरी सूझबूझ भारतवर्ष में है। आई बात समझ में? अब समझने की कोशिश कीजिए। अगर एक बिजनेस कनेक्शन जिसमें इनकम इज अर्नड अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड इट इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, बट ये बट बेहद ज्यादा जरूरी है, बट दैट बिजनेस और प्रोफेशन इज कंट्रोल्ड और सेटअप इन इंडिया।
तीन किस्म के असेसीज है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। इसके लिए तो पूरा टैक्सेबल ही होगा, क्योंकि इसके लिए कहीं भी कुछ भी पैसा कमाओ ये बेचारा इंडिया में टैक्स भरेगा ही भरेगा। सेकंड, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है, तो ये भी ऐसे इनकम पे टैक्स इंडिया में भरेगा। लेकिन अगर नॉन रेसिडेंट है तो वो इस पर इंडिया में टैक्स नहीं भरेगा। नॉन रेसिडेंट ये कहेगा कि भैया बाहर दिया सर्विस, बाहर कमाया पैसा, अब इंडिया क्यों? इंडिया ये बात को समझता है कि अगर इतनी स्ट्रिंजेंटली टैक्सेशन इंडिया भी करेगी तो कोई भी बाहर के लोग इंडिया में आना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया एक किस्म से एक लीच की तरह, एक जोंक की तरह बन जाएगा जो सारे फॉरेन कंपनीज पर चिपक जाएगा और उनका खून चूसेगा। ये हमारा इंटेंशन नहीं है। हमारा इंटेंशन है कि अगर आप किसी भी किस्म से रेसिडेंट बन जाते हो, या तो ऑर्डिनरीली या तो नॉट ऑर्डिनरीली, आप रेसिडेंट बन जाते हो, तो फिर आपको तो फिर आपको आपके ग्लोबल इनकम पर टैक्स देना है। और नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट तभी टैक्स देगा जब उसका बिजनेस इंडिया से कंट्रोल होता है। सपोज कीजिए कि आपने किसी प्रॉपर्टी स्थित इन इंडिया से पैसे कमाए, हो सकता है आपको उल्टा एग्जांपल देता हूं। शाहरुख खान के दुबई में विलास है। आज अगर आप इंस्टाग्राम पे किसी भी रियल्टी या किसी भी रियल एस्टेट डेवलपर को फॉलो करें तो वो आपको दुबई की प्रॉपर्टी दिखाता है। तो इसी तरीके से क्या बाहर के लोग इंडिया में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते? क्या जो हिंदुस्तानी बाहर काम करता है, फॉर एग्जाम्पल एक इंडियन है, वो सीए बन गया, वो सीए बनने के बाद जर्मनी चला गया, जर्मनी में गया, अब वो जर्मनी में रहता है और उसने अपने होम टाउन में एक मकान बना लिया और वो मकान उसने किराए पे चढ़ा दिया। उस होम टाउन के उस मकान से मिलने वाला किराया क्या उस जर्मनी में रहने वाले भारतीय नागरिक का है कि नहीं है? पैसा कहां मिला? उसके होम टाउन में। उसका होम टाउन कहां है? इंडिया में। प्रॉपर्टी कहां है? इंडिया में। इनकम अराइज कहां हुई? इंडिया में। पर मैं तो बाहर बैठा हूं। इट डजेंट मैटर और तुम बाहर हो, बट योर प्रॉपर्टी इज इन इंडिया। इट्स एन इंडियन प्रॉपर्टी, सो यू विल पे टैक्स ऑन दैट इन इंडिया। हर ये बात समझ में? एसेट या सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में। फॉर एग्जाम्पल आप सीए बन जाते हो, आपके माता पिता इंडिया में रहते, आपने उनकी सिक्योरिटी के लिए कुछ शेयर्स, कुछ म्यूचुअल फंड, कुछ एफडी वगैरह बना के रख दिया, बड़े पैमाने पे इंडिया में बना के रख दिया। आप बाहर उस अकाउंट्स में से, उन एसेट्स में से, उन इन्वेस्टमेंट्स में से जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है, जो भी गेन मिल रहा है, वो आपके माता पिता इंडिया में एंजॉय करते हैं। सोर्स ऑफ इनकम कहाँ है आपका? उन एसेट्स को लेकर के इंडिया में है। आप कहां स्थित हो? आप बाहर स्थित हो, लेकिन पैसा कहां से कमाया जा रहा है? इंडिया से। एसेट कहां पे है? इंडिया में है। तो टैक्स कहां पे दिया जाएगा? इंडिया में दिया जाएगा। और मैं तो 5 इयर्स से इंडिया आया ही नहीं हूं, फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे इन्वेस्टमेंट्स कहां पे है? इंडिया में है। तो तुम टैक्स कहां भरोगे? ओ माय गॉड, मैं इंडिया में टैक्स भरूंगा। यस, बिकॉज द एसेट, द सोर्स ऑफ इनकम इज इन इंडिया। इट डजेंट मैटर अगर तुम बाहर बैठे। एसेट कहां पे स्थित है? इंडिया में स्थित है। टैक्स कहां पे भरा जाएगा? इंडिया में। ओ माय गॉड, यस। तो जल्दी से एक इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर कर लीजिए, वो आपको टैक्स प्लानिंग करके दे देगा। जल्दी से एक इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर कर लीजिए, वो आपको टैक्स प्लानिंग करके दे देगा। अगर कोई बाहर वाला ये सुन रहा है तो 2 साल में आ जाना, मैं ऐसे आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट दे दूंगा, यही लोग आपका टैक्स प्लानिंग फाइलिंग करके दे देंगे। नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इस पे मैं कोई कमीशन नहीं लूंगा। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इन इंडिया। सर कैपिटल एसेट क्या होता है? होता है एक किस्म का एसेट। सर ट्रांसफर क्या होता है? होता है एक किस्म का सौदा। सर ये हम कब सीखेंगे? कैपिटल गेन में सीखेंगे। आप कैपिटल गेन में सीखेंगे मतलब ट्रांसफर इस शब्द का। आप कैपिटल गेन चैप्टर में सीखेंगे कैपिटल एसेट इस शब्द का मतलब। ट्रांसफर को अभी के लिए आप समझ के चलिए बेचना। आपका एक मकान है आपके गांव में, आप काम कर रहे हो इंग्लैंड में, आप पिछले 10 साल से इंडिया नहीं आए, ना आप आने वाले हो, आप वहीं बस चुके हो। लेकिन आपने वो मकान
आपके होम टाउन में जो इंडिया में स्थित है उसे बेचा। आपने इनकम कहां से कमाई? इंडिया से कमाई। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इंग्लैंड जाके आपको एक दिन हुआ है, एक बरस हुआ है, या 20 बरस हुए। कैपिटल एसेट कहां पर स्थित है? सर इंडिया में, मेरे गांव में स्थित है। उसे बेचा आपने कहां पर? इंडिया में सर, मेरे गांव में मैंने बेचा। तो आपने इनकम कहां कमाई? सर इंडिया में, मेरे गांव में मैंने कमाई। तो उस पर टैक्स कहां पे भरा जाएगा? सर इंडिया में टैक्स भरा जाएगा। आर वी क्लियर अबाउट दीज 4 सोर्सेज ऑफ इनकम? एनी डाउट्स एंड क्वेश्चन? बोलो। थर्ड वाला, एनी एसेट और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया। जैसा मैंने कहा, चलो एग्जाम्पल लिखते हैं। समीर is a chartered accountant. He is currently residing in the Kingdom of Saudi Arabia. वो वहां पे काम करते हैं. He is working in an international company over there. कितने टाइम से वो सऊदी में? सर 10 साल से सऊदी में, 10 साल से वो इंडिया आए नहीं। उनके मदर और फादर, उनके मदर और फादर उत्तर प्रदेश में अपने नेटिव विलेज में रहते हैं। बड़े अच्छे से, बड़े प्यार से, बड़ा हेल्दी लाइफ वो अपने नेटिव विलेज में जीते। समीर आराम से सऊदी अरेबिया में जीता है। अपने माता पिता के लिए समीर ने म्यूचुअल फंड्स में, एफडी में, विविध दूसरे इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में पैसे लगा के रख दिए। इन पैसों से एक इनकम आती है। वो इनकम क्या हो सकती है? सर वो प्रॉफिट हो सकता है, सर वो कैपिटल गेन हो सकता है, सर वो इंटरेस्ट हो सकता है, सर वो डिविडेंड हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। मूलभूत वो क्या है? वो इनकम है। ये इनकम कहां पे रिसीव होती है? सर इंडिया में रिसीव होती है। सर ये सारे एसेट्स कहां पर है? सर इंडिया में है। सर इसकी इनकम कहां मिलती है? सर इंडिया में मिलती है। तो समीर जो इन एसेट्स का मालिक है, जो इन एसेट्स से इनकम कहां पर कमाता है? इंडिया में। इन एसेट्स के ऊपर वो टैक्स कहां पे देगा? इंडिया में देगा। पर सर वो तो नॉन रेसिडेंट है, वो तो यल्ला हबीबी बन चुका है, 10 साल से वो सऊदी में रहता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 10 साल से सऊदी में है, वल्ला एसेट कहां पे है? इंडिया। टैक्स कहां पे भरा जाएगा? इंडिया। सब्जेक्ट और समझ में आया? फंडा क्लियर? ऑल राइट, आगे बढ़ते। एनी सैलरी इनकम अर्नड इन इंडिया। ये बहुत इंटरेस्टिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे प्रैक्टिस के जर्नी में मैंने काफी सारे ऐसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स देखे भारत देश में। मैंने काफी सारे ऐसे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस देखे भारत देश में, जहां पर बाहर से प्रोफेशनल्स आते हैं, रहते हैं और सर्विसेज देते हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूं। नीम राणा नाम की जो जगह स्थित है राजस्थान में, एक छोटा सा गांव हुआ करता था नीम राणा। उसको राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट ने डेवलप कर दिया एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में, जहां पर सारी जापानीज कंपनीज फंक्शन करती। गुड़गांव में, जो हरियाणा में स्थित है, वहां पर साइबर सिटी नाम की एक जगह है, जहां पर काफी सारे कोरियंस और जापानीज लोग जॉब्स करते हैं, सर्विसेज देते हैं। यकीन रखिए, वहां पे काफी सारे जापानीज रेस्टोरेंट्स है, वहां पे काफी सारे कोरियन रेस्टोरेंट्स है। उन कलीग्स के साथ मैं एक दफा उनके रेस्टोरेंट्स में खाना खाने गया था। मैंने बोला यार ये तो इम्पॉसिबल है, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि जापानीज लोग हरियाणा में आके बगैर लूट लूट जाने से, मतलब हरियाणा में आना तो आदमी लूट ही जाएगा, जाट गुज्जरों का देश है तो लूट ही लेंगे आप। तो बगैर लूटे एक जापानीज आदमी इंडिया में आता है और एक जापानीज रेस्टोरेंट में एक इंडियन आदमी को सुशी नाम की डिश खाना सिखाता है। ये कहाँ हुआ? ये गुड़गांव में हुआ। ये कैसे पॉसिबल है? इट इज बिकॉज पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू इंडिया। इट इज बिकॉज पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू इंडिया। यकीन रखिए, इट इज अ फैंटेस्टिक कॉन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर्स। उसका एक एग्जाम्पल लीजिए।
आपको ये एग्जाम्पल मानना ही पड़ेगा। आप मानते हो कि बीएमडब्ल्यू, बवारियन मोटर वर्क्स नाम की कंपनी हिंदुस्तान में गाड़ी बनाती है, बड़ी गाड़ी बीएमडब्ल्यू। बीएमडब्ल्यू कहाँ बनती है? बवारिया, जर्मनी। उस इलाके को म्यूनिक कहा जाता है। तो मिस्टर जेक, अ जर्मन इंजीनियर फ्रॉम बीएमडब्ल्यू, कम्स टू इंडिया ऑन डेप्यूटेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। ये पहली बार इंडिया में आए हैं। ही वर्क्स एट बीएमडब्ल्यू मुंबई फॉर 45 डेज। बीएमडब्ल्यू की मुंबई में ऑफिस है, 45 दिन वो यहाँ पे काम कर। The salary for this period of service is paid by his employer, Bavarian Motor Works Munich, in his German bank account, which is with Deutsche Bank in Dortmund in Germany. Fantastic. देखिए नेक्सस क्या है, देखिए नेक्सस क्या है। जेक, ये जर्मन है, ये मुंबई में आया, इसकी कंपनी म्यूनिक में स्थित है, उसकी इंडियन ब्रांच है। ये म्यूनिक की कंपनी जेक को सैलरी उसके डॉर्टमंड के ब्रांच में देती है। डॉर्टमंड एक शहर है जर्मनी में, जैसे म्यूनिक है वैसे डॉर्टमंड है। जेक को पैसा मिलता डॉर्टमंड में है, काम जेक मुंबई में करता है, और जेक की कंपनी अल्टीमेट कंट्रोलिंग अथॉरिटी म्यूनिक में बैठी है। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। डिस्पाइट रिसीविंग इनकम इन जर्मनी, द सैलरी प्रोपोर्शनेट टू 45 डेज इज अर्नड इन इंडिया। ये जो 45 दिन जेक ने मेहनत की, कहा की? मुंबई में की। कहा की? मुंबई में की। वो इनकम अर्न कहां पे हुआ है? इंडिया में हुआ है। सर पर रिसीव, रिसीव को गोली मार। अर्न कहां पे किया पैसा? सर इंडिया में किया, मुंबई में किया। सर रिसीव कहां पे हुआ? सर रिसीव हुआ डॉटमंड में। रिसीव हुआ होगा डॉटमंड में, लेकिन रिसीव अर्न कहां पे किया गया? इंडिया में। इट इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। It is deemed to accrue or arise in India. And salary for 45 days is going to be taxed in India. सर तो टैक्सेशन को इतना स्कोप है कि कोई बाहर से आता है तो 45 दिन के लिए, भाई साहब 45 दिन के लिए उसको यहाँ पे कभी कभी पैन भी लेने की आवश्यकता पड़ सकती है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ इनकम एंड द नेचर ऑफ कंपनी एंड इट्स रूल्स एंड द नेचर ऑफ बिजनेस। सर ये सारी बातें हम कहाँ पे सीखेंगे? सीए फाइनल में सीखेंगे, थोड़ा बहुत सीए इंटर में भी सीखेंगे। आगे देखिए, any salary payable by the government of India to an Indian citizens for services outside India. अभी payable by government of India. मिस्टर जयशंकर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर, काफी बार वो इंडिया के बाहर होते हैं और कुछ ऐसे विधान करते हैं कि यकीन रखिए हमें हिंदुस्तानी होने पर गर्व होता है। इट्स अ फैक्ट। इज अ फैंटास्टिक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, और मैं मानता हूं कि ही इज द मोस्ट पोटेंट, द मोस्ट फ्लुएंट and the most articulate external affairs minister. I am saying this statement very controversially since independence. उसने ना सबकी बैंड बजा के रख दी, तो सबकी बैंड बजा के रख दी। फंटास्टिक। तो जयशंकर इज एन इंडियन डिप्लोमेट who represents Indian foreign interests in Washington DC in America and Vienna in Italy. वियना में क्या है? यूनाइटेड नेशंस की ऑफिस है। वॉशिंगटन में क्या है? अमेरिकन डिप्लोमेसी है, यूनाइटेड नेशंस की ऑफिस। जयशंकर गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है जो 3 महीने की डिप्लोमेटिक फॉरेन विजिट के लिए वॉशिंगटन भी जाते हैं और वियना भी जाते हैं। 3 महीने की तनख्वाह उन्हें रिसीव होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। सर वो तनख्वाह उनको मिल रही है, लेकिन वो सर्विसेज इंडिया के बाहर दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए वॉशिंगटन में वो सर्विसेज दे रहे हैं, वो वियना में सर्विसेज दे रहे हैं। सर ये तनख्वाह तो उनके इंडियन अकाउंट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सफदरजंग इनके ब्रांच में रिसीव हो रही है। सर मिस्टर जयशंकर की ब्रांच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सफदरजंग इनक्लेव दिल्ली, एसबीआई की ब्रांच है, उसमें उनकी 3 महीने की तनख्वाह आ रही है। आने दीजिए। सर्विसेज उन्होंने कहां पे दी? भारत के बाहर दी। कहां दी? वॉशिंगटन में दी और वियना में दी। लेकिन ये सैलरी पेएबल टू मिस्टर जयशंकर कौन कर रहा है? भारत सरकार। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर सर्विसेज दे रहे हो। अगर भारत सरकार आपको पैसा दे रहा है तो आपके इनकम इज गोइंग टू बी डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। इट इज एन इंडियन इनकम, इट विल बी टैक्स्ड इन इंडिया। इट इज एन इंडियन इनकम, इट इज गोइंग टू बी
taxed in India. Any salary payable by the government of India to an Indian citizen. चलिए इसमें एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. ओके, लेट्स अज्यूम कमला हैरिस, जो आज अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट, अज्यूम करते हैं कि वो एक डिप्लोमेटिक मिशन पे इंडिया आती. डिप्लोमेटिक मिशन क्या है, ध्यान रखिएगा, महिला का नाम है कमला हैरिस. ये खातून अमेरिका से इंडिया आती. ठीक है, उनका इंडिया आने का मकसद क्या है कि इंडिया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक पीसफुल रिलेशनशिप रहे, जिसकी वजह से ग्लोबल पॉलिटिकल सिनारियो में प्रॉब्लम्स ना आए. अब पाकिस्तान में देयर इज अ न्यू गवर्नमेंट, अफगानिस्तान की भी गवर्नमेंट रीजनेबली न्यू है, और इंडिया में बहुत ही स्टेबल मोदी सरकार है. तो कमला हैरिस मोदी सरकार, पाकिस्तान की नई सरकार और अफगानिस्तान की रीजनेबली नई तालिबान सरकार के बीच में टॉक्स करवाती है. अमेरिका क्लियरली इंडिया को बोलता है कि ये टॉक्स आपने इनिशिएट किए. तो कमला हैरिस 60 दिन के लिए इस डिप्लोमेटिक मिशन पर आएंगी और 2 महीने इंटेंसिव मीटिंग्स होती रहेंगी और काफी सारी ट्रीटीज भी साइन. पाकिस्तान मान जाता है, अफगानिस्तान मान जाता है, और ये तो हमारा इंडिया का ही प्रपोजल है. 60 दिन के लिए कमला हैरिस इंडिया में काम करती है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमला हैरिस को प्रोफेशनल सर्विसेज की फीस देती है. कौन सी फीस देती है? प्रोफेशनल सर्विसेज की फीस कौन देता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है. क्या ये सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्लॉज 3 में बैठेगा? नहीं बैठेगा. क्यों? एनी सैलरी, पहली बात तो ये सैलरी नहीं है, इन्हें प्रोफेशनल सर्विस फीस मिल रही. दूसरी बात, पेएबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जी हाँ, मोदी सरकार दे रही है. वो एन इंडियन सिटीजन, ये खातून इंडियन सिटीजन नहीं है, ये अमरीकी है, इनके पास अमरीकी पासपोर्ट है, ये हिंदुस्तानी ओरिजिन से है, इनके माता पिता हिंदुस्तानी या इनके दादा दादी या नाना नानी हिंदुस्तानी हो सकते हैं, लेकिन ये तो अमेरिकन है, ये इंडियन सिटीजन नहीं है. तो कमला हैरिस क्या सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्लॉज 3 के एम्बिट में बैठेंगी? नहीं बैठेंगी. पर क्या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और मेरा पर्सनल फेवरेट जयशंकर, क्या वो इसमें बैठेगा? बैठेगा, क्योंकि जयशंकर तनख्वाह लेता है बेचारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वो है भी हिंदुस्तानी नागरिक, और वो अपनी सर्विसेज वॉशिंगटन में और वियना में डिलीवर कर रहा है. तो क्या वो सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्लॉज 3 में बैठेगा? बिल्कुल बैठेगा. उसकी सर्विसेज भले इंडिया के बाहर क्यों ना डिलीवर की जाए, उसकी सर्विसेज भले इंडिया के बाहर क्यों ना डिलीवर की जाए, उसको तनख्वाह, उसको उसकी पगार, उसको उसकी सैलरी कौन दे रहा है? भारत सरकार. तो इट इज गोइंग टू बी अज्यूम टू डीम, इट इज गोइंग टू बी डीम टू अक्रू और अराइज वेयर? इन इंडिया. डिविडेंड पेड बाय एन इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया. सर ये कैसे हो सकता है? व्हाई विल इट हैपन? We are living in the world of foreign institutional investors, foreign direct investments. We are living in the world of alternate investment funds. बाहर से पैसा इंडिया में आता है, इसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट उथल पुथल भी हो जाती है काफी बार. तो एक रियलिस्टिक एग्जांपल लीजिए, वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे उम्दा इन्वेस्टर माने जाते हैं. He is an American investor and a high net worth individual, and he has invested in various companies who are Indian companies. And they have all declared and paid the dividend. तो क्या मिस्टर बुफे को इन कंपनी से डिविडेंड प्राप्त तो होगा? बिल्कुल प्राप्त होगा. मिस्टर बुफे रिसीव्स हिज डिविडेंड वाया अ डायरेक्ट क्रेडिट इन हिज अमेरिकन सिटी बैंक अकाउंट इन न्यूयॉर्क सिटी. मिस्टर बुफे कहां बैठे? न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में. उनका खाता कहां है? न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में. इंडियन कंपनी ने उनका डिविडेंड कहां पे क्रेडिट किया? न्यूयॉर्क सिटी के उनके सिटी बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया. क्या ये अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है. इट्स अ वाइड इनकम, इट इज अलाउड, इट कैन बी गिवन. बट माय डियर फ्रेंड्स, this income is a dividend income. Is it paid by an Indian company? Yes. And is it paid outside India? Yes, it is paid outside India. It is paid outside India to a resident and ordinarily resident. It is paid outside India to a resident and not ordinarily resident. It is paid outside India to a non-resident. से कोई फर्क नहीं पड़ता.
It is a dividend? Yes. It is paid by an Indian company? Yes. It is paid outside India? Yes. It is taxable in India. तो सर इस पे टैक्स कैसे लगेगा? क्या वॉरेन बफे इंडिया में आके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे? नहीं, ये डिविडेंड इंडिया से बाहर जाने से पहले अंडर सेक्शन 195 इस पर टीडीएस कटेगा। क्या कटेगा? टीडीएस कटेगा। सपोज कीजिए 10 रुपए डिविडेंड है, तो इस पे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे 20% ले रहा हूं, तो 2 रुपया कट के 8 रुपया ही मिस्टर बुफे की डायरेक्ट अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो फिर ये 2 रुपए कहाँ जाएंगे? ये 2 रुपए भारत सरकार के खाते में जमा होंगे दिल्ली में। ये जो पैसा कटता है इसे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कहते हैं। सर ये इंटरेस्टिंग है, ये क्या और सीखने मिलेगा? बिल्कुल पूरे डेप्थ में सीखने मिलेगा, और इसके कम से कम 10 से लेकर 12 मार्क्स आपके सिलेबस में है। वक्त आने पर हम इसे गहराई से नाप करके सीखेंगे, अभी करने की जरूरत नहीं है। If a dividend is paid by an Indian company outside India, that dividend is going to be taxed in India. Sir, क्यों? Because it is paid by an Indian company who is assumed to be making its money and operations in India. Dividend is a part of profits. It is a profit of an Indian company being taxed in India before going into the pockets of the shareholder. Before going into the pockets of the shareholder. Simple. Sir, जबरदस्ती। सर ये जबरदस्त, कुछ जबरदस्त नहीं है। मार्जिनल अप्रोच रखो कि इतना देखेंगे, अगर इतने में बैठा तो टैक्स, नहीं तो नो टैक्स। इतना देखेंगे, इतने में बैठा तो टैक्स, नहीं तो नो टैक्स। इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड इज पेएबल टू अ नॉन रेसिडेंट। सबसे पहले इंटरेस्ट क्या है? इनकम है। पेएबल है मतलब जो रिसीव करेगा, इंटरेस्ट कॉमा इनकम उसका है। क्या आप इस बात से सहमत हो? अगर मैं ब्याज लेता हूं तो इनकम मेरा है, अगर आप ब्याज लेते हो तो इनकम आपका है। इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड मतलब किसी ने तो पैसा बोरो किया, और उस किसी ने तो ब्याज दिया, किसे? नॉन रेसिडेंट को। ब्याज देने वाला, ब्याज देने वाला, क्या मैं कहूं बोरोवर होता है? क्या मैं कहूं वो बोरोवर होता है? ऑफ कोर्स ना, जिसने लिया वही ब्याज देगा। अब ब्याज किसने दिया? भारत सरकार ने। सर भारत सरकार एक नॉन रेसिडेंट को ब्याज क्यों देगी? हम वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं, हम ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम से लोन लेते हैं। कभी पाकिस्तान चले जाइए, उस देश की इनकम ही ऐसा कटोरा लेके जाते हैं बेचारे। नवाज शरीफ अभी तो पाकिस्तान और भीख मांगेगा, क्योंकि इमरान खान तो जेल में है। तो नवाज शरीफ कटोरा लेके सारे मुल्कों के पास जाएगा, सऊदी के पास, बहरीन के पास, कुवैत के पास, मस्कत के पास, सबके पास जाके बोलेगा थोड़ा प्लीज, थोड़ा अल्लाह के नाम दे रहा प्लीज, अल्लाह के नाम प्लीज। वो मांगेगा, वो मांगेगा। दैट इज व्हाट पाकिस्तान डज। इंडिया आल्सो टू डू दिस, but in 1991, after the global economic policies of Dr. Manmohan Singh, a brilliant economist and former Prime Minister of India, India has now become self-sufficient. हमें बाहर से उतना पैसा लेना नहीं पड़ता है। तो मान लीजिए कभी अगर इंडिया ने बाहर के किसी बैंक से या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से या यूनाइटेड नेशन से या वर्ल्ड बैंक से यदि पैसा लिया, तो क्या इंडिया को उस पैसे पे ब्याज देना पड़ेगा? जी हाँ, देना पड़ेगा। ये ब्याज अगर भारत सरकार दे रही है, अगर भारत सरकार अगर ये ब्याज दे रही है, तो ये ब्याज इज गोइंग टू बी डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। ये ब्याज इंडिया में टैक्सेबल होगा। ये ब्याज कहां पे टैक्सेबल होगा? इंडिया में टैक्सेबल होगा। ध्यान से अपना माइंड चलाइए। वर्ल्ड बैंक ने किसे कर्जा दिया? इंडिया को कर्जा दिया। इंडिया वर्ल्ड बैंक को क्या करेगी पेमेंट? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी। इंटरेस्ट वर्ल्ड बैंक के लिए इनकम है, बराबर है।
ये इनकम कहां से आ रहा है? इंडिया से आ रहा है। कौन भर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्याज भर रहा है। जो इनकम है वर्ल्ड बैंक का, ये इनकम वर्ल्ड बैंक का इंडिया में टैक्सेबल होगा। कहां पे टैक्सेबल होगा? इंडिया में टैक्सेबल होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये ब्याज दे रहा है। किसने बोला? सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 1 क्लॉज 5 ऑफ इंडियन इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 ने ये बोला। सेकंड, अब बोरोवर कौन है? अब बोरोवर एक रेसिडेंट है। एक रेसिडेंट ने एक नॉन रेसिडेंट से लोन लिया। अब ये रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की भरपाई करके दे रहा है। यह इंटरेस्ट नॉन रेसिडेंट के लिए क्या बन जाता है? इनकम बन जाता है। क्या आप इस बात से सहमत हो? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है? एक रेसिडेंट ने एक नॉन रेसिडेंट से लोन लिया। वह रेसिडेंट उस नॉन रेसिडेंट को प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की भरपाई कर रहा है। जिस प्रिंसिपल एवं इंटरेस्ट के अंदर का इंटरेस्ट नॉन रेसिडेंट का इनकम है। क्या है? नॉन रेसिडेंट का इनकम है। एम आई क्लियर अबाउट? अब समझिएगा, ये लोन मतलब ये पैसा किस कारण के लिए लिया गया? व्हाट वाज द रीजन ऑफ टेकिंग दिस लोन? if this money is used for business or profession carried out in India, it is used for business or profession carried out in India or any source of income in India, then this interest will be deemed to accrue or arise in India and it will be taxable in India. सर समझा नहीं? प्लीज एक एग्जांपल दीजिए, मैं समझ जाऊं। नो प्रॉब्लम। इंडिया में एक कंपनी है एपेक्स एकेडमिक्स प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है। ये रेसिडेंट है कंपनी। हिंदुस्तान में करेंटली इंटरेस्ट रेट 6% चल रहा है, और फ्रांस में इंटरेस्ट रेट 4% चल रहा है। तो एपेक्स ने सोचा कि चलो फ्रांस से ब्याज पे पैसा लेंगे, ब्याज कम देना पड़ेगा। फ्रांस की बैंक है बीएनपी पैरिबा। एपेक्स के डायरेक्टर ने उधर फोन किया, बोला प्लीज हमें पैसा दीजिए, हम आपका पैसा टाइम पे इंटरेस्ट के साथ चुकाएंगे। बीएनपी पैरिबा ने बोला ठीक है, पैसा ले लीजिए। एपेक्स एकेडमिक्स ने इनसे क्या किया? लोन लिया। क्या किया? लोन लिया। एपेक्स एकेडमिक्स मुंबई में बिजनेस चलाता है। क्या करता है? बिजनेस चलाता है। Is the money taken from the non-resident use for business or profession? Yes, sir. Which is carried out in India? Yes, sir. Then this interest is deemed to accrue or arise in India and it is taxable in India. तो जब एपेक्स एकेडमिक्स ब्याज का भुगतान बीएनपी पैरिबा को करेगा, उस ब्याज पे वो टीडीएस काट के ही बीएनपी पैरिबा को पैसा लौटाएगा। क्या होगा? इस ब्याज पर ही जामू दो क्या, उस ब्याज पर एपेक्स एकेडमिक्स उस ब्याज पर अच्छे से मुद्रा, उस ब्याज पर बीएनपी, उस ब्याज पर एपेक्स एकेडमिक्स टीडीएस काट के ही वो पैसा आगे भेजेगा। क्यों टीडीएस काटेगा? बिकॉज दिस इनकम इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। वेयर इज दिस मनी यूज्ड फॉर? बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड आउट इन इंडिया। एम आई क्लियर अबाउट दिस? ओके ओके, नाउ फोकस। एपेक्स एकेडमिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने अप्रोच किया बीएनपी पैरिबा को, काय के लिए? लोन लेने के लिए।
बीएनपी पैरिबस ने क्या किया? लोन दिया। क्या दिया? लोन दिया। फिर एपेक्स एकेडमिक्स को क्या मिला? बीएनपी पैरिबस से मनी रिसीव्ड। ये पैसा एपेक्स एकेडमिक्स ने कहा भेजा? उन्होंने ये पैसा भेजा एपेक्स एकेडमिक्स सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया में भी एपेक्स एकेडमिक्स आईएफआरएस, सीएमए, सीपीए, एसीसीए ऐसे सारे कोर्सेस अरब मार्केट में डिलीवर करती है। ओके, इज द मनी यूज्ड फॉर अ बिजनेस एंड प्रोफेशन? यस। इज इट कैरिड आउट इन इंडिया? नो, इट इज कैरिड आउट वेयर? In the kingdom of Saudi Arabia. In the kingdom of Saudi Arabia. So will this interest deserve to be taxed in India? No, it will not be, because if the money is used for reason other than A, ये आपका A है, it will not be deemed to accrue or arise in India. It will not be deemed to accrue or arise in India. यहाँ पे मैंने पर्पसली लिखा है चेक वेर इट इज पेड। चेक वेर इट इज पेड। क्यों सर? सर सपोज करो इतना होने के बावजूद भी दिस इंटरेस्ट इज पेड बाय एपेक्स एकेडमिक्स टू बीएनपी पैरिबा बीकेसी, तो इट इज इनकम रिसीव्ड इन इंडिया ना बाय बीएनपी पैरिबा। तो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया की वजह से वो पकड़ा जाएगा, फिर उसको टैक्स देना पड़ेगा। बट सर दिस इंटरेस्ट इज पेड बाय एपेक्स एकेडमिक्स सऊदी अरेबिया फ्रॉम देयर सऊदी अरेबिया बैंक अकाउंट इनटू बीएनपी's बैंक अकाउंट व्हिच इज स्ट्रेट अवे इन पेरिस। चलेगा ना ब्रो? इट्स नॉट पेड इन इंडिया, it will not be taxed in India because it is not for a business or profession carried out in India. Where is the business and profession carried out? In the kingdom of Saudi Arabia. Are we all understanding this concept? Yes or no? Fair enough. Third point. Just a second. Maybe we have lost our connect. Just hold on. Yeah. Let's continue. Let's continue. Now we are talking about interest on money borrowed payable to a non-resident by a non-resident. सर ये ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सर एग्जाम्पल अब भी के अब भी। सर फोर्ड मोटर्स is a non-resident. It's an American company. It has an Indian manufacturing unit. Are you able to see the screen? As I was saying, interest is paid by a non-resident to a non-resident. सर एग्जाम्पल अब भी दे रहा हूं। मैं कह रहा था कि फोर्ड यूएसए, फोर्ड मोटर्स यूएसए, बेसिकली फोर्ड मोटर्स is an American company. It has got presence in India via Ford India. आप फोर्ड की गाड़ियां देखते हो इंडियन रोड्स पे, फोर्ड एंडेवर होती है, फोर्ड फीगो होती है, ये सारी गाड़ियां इंडिया में दिखती है फोर्ड। अब फोर्ड मोटर्स यूएसए ने क्या किया? फोर्ड मोटर्स यूएसए ने डॉइश बैंक जर्मनी से लोन लिया। डॉइश बैंक का है जर्मनी में, डॉइश बैंक का है जर्मनी में। और उन्होंने एक और लोन लिया बार्कलेस बैंक से, जो कहां पे है? ग्रेट ब्रिटेन में। जो कहां पे है? ग्रेट ब्रिटेन में। ये दो लोन्स इन्होंने लिए। इन दोनों लोन्स के पैसे फोर्ड मोटर्स यूएसए ने अपने इंडिया के प्लांट में लगा दिए, जहां पर फोर्ड एंडेवर अब बनने लग गई है। फोर्ड एंडेवर अब यहां पे बनने लग गई है। तो क्या एक नॉन रेसिडेंट ने दूसरे नॉन रेसिडेंट को ब्याज दिया? क्या ये पैसा यूज हुआ किसी बिजनेस और प्रोफेशन के लिए जो हिंदुस्तान में कैरी आउट हो रहा है? जी हाँ, फोर्ड मोटर्स इंडिया गाड़ियां कहां पर बनाती है? इंडिया में बना के बेचती है। तो उसके पेरेंट कंपनी फोर्ड यूएसए जो नॉन रेसिडेंट है,
उसने डॉइच बैंक और बार्कलेज से, जो नॉन रेसिडेंट बाहर की बैंक से, उनसे पैसे लिए, वो पैसे इंडिया में भेजे, और वो पैसा इंडिया में बिजनेस के लिए यूज हुआ, तो इस पैसे के ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाएगा किसे, डॉइच बैंक और बार्कलेज बैंक पर, उस पर भारत सरकार टैक्स मारेगी। क्यों? क्योंकि वो पैसा अप्लाई, वो पैसा यूज कहां पर हुआ है, इंडिया में यूज हुआ है। तो इसीलिए भारत सरकार उस पैसे पर कर, दैट इज टैक्स, लगाएगी। एम आई क्लियर अबाउट दिस? यस और नो? इफ इट इज अदर देन ए, नॉट टैक्स। अदर देन ए हमें देखना नहीं। फिर फोर्ड यूएसए वो कहीं भी जहन्नम में डाले पैसा, मुझे क्या, क्या वो भारत में आ रहा है? आई एम नॉट कंसर्न विद इट, आई एम नॉट कंसर्न विद इट। सर इंटरेस्ट के साथ ना दो चीजें हमेशा जुड़ी हुई होती है, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, एफटीएस और डिविडेंड। ये चार लोगों का चौकड़ी है, ये चार लोगों का ना ऐसा चौकड़ी है, ये बिग फोर है टैक्स के। डिविडेंड, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, एफटीएस। सर एफटीएस क्या? फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। वो क्या होता है? देखते हैं, आएगा तभी डील करेंगे, अभी आएगा अगले इसमें। सबसे पहले रॉयल्टी। सर रॉयल्टी मतलब क्या? रॉयल्टी का मतलब क्या है, आप मेरी कोई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, या आगे जा करके कोई कोचिंग क्लासेस अपने नोट्स यूज करेंगे, अपने लेक्चर्स यूज करेंगे, वो लेक्चर्स उनके क्लासेस में प्ले करने के लिए वो हमें पैसा देंगे, क्योंकि वो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को यूज कर रहे हैं। तो जो पैसा हम उनसे कमाएंगे, इट विल बी कॉल्ड एज रॉयल्टी। सर जरा देखिए, सर रॉयल्टी विद रिस्पेक्ट टू एनी राइट्स बोलता है। यस, राइट्स। सर राइट्स मतलब क्या? माय डियर फ्रेंड्स, आज अगर सेट मैक्स को, सोनी मैक्स को शाम को 9 बजे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे ये मूवी दिखाना है, तो वो मूवी पे हक किसका है? यशराज फिल्म्स का है। उसे यशराज फिल्म को पैसा देना पड़ेगा, तब जाकर के यशराज फिल्म्स उसे अलाउ करेगा कि तू संडे को ये पिक्चर मुझे दिखा। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? तो ये हो गए राइट्स। रॉयल्टी विद रिस्पेक्ट टू एनी प्रॉपर्टी, कोई जगह है इसको यूज करने के लिए मैं रॉयल्टी देता हूं। कोई इंफॉर्मेशन है, सर इंफॉर्मेशन, जी हाँ, मैंने कुछ इंफॉर्मेशन ढूंढी है, मैंने कुछ इंफॉर्मेशन ढूंढी है। फॉर एग्जाम्पल ये एक किताब है, ये एक किताब है, इस किताब में बहुत अच्छी चीजें लिखी गई है, सारे स्टूडेंट्स ने ये बुक तो पढ़नी चाहिए। इसके अंदर की इंफॉर्मेशन मैं यूज करता हूँ और पैसे कमाने की कोशिश करता हूँ। तो इस किताब के लेखक को मैं कुछ पैसे दूंगा। क्यों? बिकॉज आई एम यूजिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिज बुक, करेक्ट? Services are utilized in a similar manner. For example, I am using a Dell laptop. I am taking services from Dell Specialized Engineer. तो डेल स्पेशलाइज्ड इंजीनियर के फीस में से एक अमुक अमाउंट डेल अमेरिका को जाता है, क्योंकि डेल अमेरिका ने उन इंजीनियर्स को ट्रेनिंग दी है। ये क्या कहलाता है? रॉयल्टी कहलाता है। बराबर है? अगर रॉयल्टी किसे दी गई है? नॉन रेसिडेंट को दी गई है। किसे दी गई है? नॉन रेसिडेंट को दी गई है। किसने दी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। व्हाट इज द इनकम? रॉयल्टी इज द इनकम। फिर से एक बार, इन केस ऑफ रॉयल्टी व्हाट इज द इनकम? रॉयल्टी इज द इनकम। इन केस ऑफ रॉयल्टी व्हाट इज द इनकम? रॉयल्टी इज द इनकम। किसने किसे रॉयल्टी दी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नॉन रेसिडेंट को रॉयल्टी दी। इस रॉयल्टी पे टैक्स कहां पे कटेगा? इंडिया में कटेगा। व्हाई? बिकॉज इट इज इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। सर एक रेसिडेंट ने एक नॉन रेसिडेंट को रॉयल्टी दी, सर क्यों होगा? कौन देगा? ऐसा कोई देता है क्या? बिल्कुल देता है। जरा दरवाजा बंद करना, बिल्कुल देता है। हार्ड कासल इंडिया लिमिटेड, हार्ड कासल इंडिया लिमिटेड, मैकडोनल्ड्स यूएसए, मैकडोनल्ड्स यूएसए, मैकडोनल्ड्स यूएसए हार्ड कासल को अपनी सारी टेक्नोलॉजी देता है, अपनी सारी रेसिपीज देता है, अपने सारे स्ट्रेटेजीज देता है। हार्ड कासल बदले में क्या करता है? जो हर एक बर्गर बेचा जाता है उसके 40% फीस किसे देता है? मैकडोनल्ड्स यूएसए को देता है। मुझे एक बात बताइए, जो भी राइट्स, जो भी इंफॉर्मेशन हार्ड कासल इंडिया यूज करता है, क्या वो बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज हो रहा है?
हाँ सर, बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज हो रहा है। तो सर, अगर ये बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज हो रहा है, और क्या ये बिजनेस और प्रोफेशन इंडिया में कैरी आउट हो रहा है? सर पता नहीं। बताइए, हार्ड कासल के मैकडोनल्ड्स के आउटलेट्स का है? सर इधर ही है ना, अंधेरी में। अंधेरी में दो है सर। सर तीन है अंधेरी में। सर जोगेश्वरी में एक है सर। सर लोखंडवाला में एक है, अंधेरी वेस्ट में। सर अंधेरी स्टेशन वेस्ट पे दो है। अरे गली के बादशाह, नुक्कड़ के सुल्तान, क्या ये इंडिया में है? हाँ सर, इंडिया में, बॉम्बे में है। तो भाई साहब, मैकडोनल्ड यूएसए ने जो आपको राइट्स, जो आपको इंफॉर्मेशन दी, क्या आपने बिजनेस करने के लिए इंडिया में यूज की? हार्ड कैसल बोलता है यस, हमने यूज की। हमने एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हार्ड कैसल को क्या बोला? जो आप इसे रॉयल्टी देंगे, इस रॉयल्टी के ऊपर टीडीएस काटना अनिवार्य है, क्योंकि ये टीडीएस इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, इट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। सर इट इज अदर देन ए, नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। सर, एक नॉन रेसिडेंट ने एक दूसरे नॉन रेसिडेंट को कोई रॉयल्टीज दी, सर एग्जाम्पल दीजिए। बिल्कुल। कुमार संगकारा का नाम आपने शायद सुना होगा, और एक नाम आपने सुना होगा महिला जयावर्धना। ये श्रीलंका के बहुत चैंपियन क्रिकेट प्लेयर्स थे, अच्छे बैट्समैन थे दोनों। इन दोनों का ना एक वर्ल्ड फेमस सी फूड रेस्टोरेंट एंड बार है, मिनिस्ट्री ऑफ क्रैब, खेकड़ों की सल्तनत, मिनिस्ट्री ऑफ क्रैब। ठीक। मिनिस्ट्री ऑफ क्रैब ये कहां पर रजिस्टर की गई कंपनी है? श्रीलंका में। कहां पर रजिस्टर की गई कंपनी है? श्रीलंका। कहां पर? श्रीलंका। श्रीलंका से ये पूरी दुनिया में अपनी फ्रेंचाइजी देती। कुमार संगकारा और महिला जयवर्धने का एक दोस्त है, शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी ने दुबई के अंदर इसकी फ्रेंचाइजी ले ली। कहां पर ले ली? दुबई के अंदर इसकी फ्रेंचाइजी ले ली। एबी डिविलियर इंडिया में आ रहा था आईपीएल खेलने के लिए। एयरपोर्ट पे उसको कुमार संगकारा मिल गया। कुमार संगकारा ने एबी डिविलियर को बोला, एबी डिविलियर, तू आईपीएल में करोड़ों रुपया कमाता है, तू विराट कोहली का बेस्ट फ्रेंड है, तू क्यों नहीं मिनिस्ट्री ऑफ क्रैप इंडिया में खोलता? एबी डिविलियर बोला, हाँ यार, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, मुंबई में एक मिनिस्ट्री ऑफ क्रैप मैं भी खोल देता हूँ। एक्चुअली है तो मुंबई के अंदर एबी डिविलियर, जो एक नॉन रेसिडेंट है, उसने क्या किया? इन्वेस्टमेंट कर दिया। क्या करने के लिए? मिनिस्ट्री ऑफ क्रैप नाम का रेस्टोरेंट खोलने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ क्रैप के हर आइटम सेल पे 40% एबी डिविलियर ईमानदारी से कुमार संगकर और महिला जयावर्धना को देता है, जिसको वो रॉयल्टी बोलता है। जिसको क्या बोलता है? रॉयल्टी बोलता है। क्या रॉयल्टी एक नॉन रेसिडेंट एबी डिविलियर दूसरे नॉन रेसिडेंट कुमार संगकारा और महिला जयावर्धना को दे रहा है? दे रहा है। इज इट विथ रिस्पेक्ट टू इनकम कैरिड आउट? इज इट विथ रिस्पेक्ट टू बिजनेस एंड प्रोफेशन कैरिड आउट इन इंडिया? यस सर। कैसे? अरे मुंबई में है ना राजा तेरा मिनिस्ट्री ऑफ क्रैप, इट इज कैरिड आउट इन इंडिया। दिस रॉयल्टी will be taxed in India. It will be taxed in India because this royalty is paid for a restaurant in Mumbai and it is going to a non-resident. This is going to be deemed to accrue or arise in India. It is going to be deemed to accrue or arise in India. Sir, AB डिविलियर ने ना ये सेम अपना मिनिस्ट्री ऑफ क्रैप, सेम मिनिस्ट्री ऑफ क्रैप एबी डिविलियर ने केप टाउन में खोला। किधर खोला? केप टाउन में खोला। केप टाउन साउथ अफ्रीका में। वो वहां पे मछलियां बेच रहे हैं कुमार संगकारा और महिला जयावर्धना के साथ। मोदी जी को इससे क्या लेना देना?
निर्मला सीतारमन को इससे क्या लेना देना? नथिंग. दे आर नॉट इंटरेस्टेड. If it is other than A, means other than carried out in India, it is not taxable in India. It is not taxable in India. Are we clear about royalty? Next, fees for technical services. Sir, fees for technical services मतलब क्या, जरा समझाइए. बिल्कुल. इंडिया इंडिया में एक कंपनी है. इस कंपनी में एक बेहद डेलिकेट, एक बेहद इंपॉर्टेंट मेडिसिन मैन्युफैक्चर होने वाला है. सर, एक ऐसे मेडिसिन का एग्जांपल दीजिए. बराबर. कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये क्या है? कोविड के वैक्सीन थे, शायद है भी अभी. बराबर. ये कहां पे बन रहा है? सर, ये पूना में बन रहा है. कहां पे बन रहा है? सर, ये पूना में बन रहा है. कौन बना रहा है? पूना वाला ग्रुप बना रहा है. कौन बना रहा है? पूना वाला ग्रुप बना रहा है. बराबर है. ओके सर, ओके सर. वो ग्रुप का नाम है पूना वाला ग्रुप है, बना रहा है. अब यूनाइटेड नेशंस से, यूएसए से, ग्रेट ब्रिटेन से, अफ्रीका से, जर्मनी से विशेषज्ञों को, साइंटिस्ट को बुलाया गया. क्यों? क्योंकि दुनिया में हर जगह पर कोविड का स्ट्रेन अलग अलग है. क्या है? अलग अलग है. इटली में पाया जाने वाला कोविड ब्रिटेन में पाए जाने वाले कोविड से अलग है. इंडिया में पाया जाने वाला कोविड अमेरिका में पाए जाने वाले कोविड से अलग है. आर वी क्लियर अबाउट दिस? आर वी श्योर अबाउट दिस? यस और नो, प्लीज टेल मी दैट. आर वी क्लियर एंड श्योर अबाउट दिस? 100%? यस. ओके, ओके. सर, इसका इंपैक्ट क्या है? सर, इसका इंपैक्ट क्या है? इसका इंपैक्ट सिंपल है. इसका इंपैक्ट सिंपल है. सर, ये बाहर से विशेषज्ञ आएंगे, बाहर से ये विशेषज्ञ आएंगे और ये इस कोवैक्सीन के रिलेटेड अपना नॉलेज शेयर करेंगे. ये एक टेक्निकल सर्विस देंगे. क्या देंगे? टेक्निकल सर्विस देंगे. उसके बदले में इनकी कमाई होगी, इनको फीस मिलेंगे. क्या मिलेगा इनको? फीस मिलेगा. इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, FTS. क्या कहते हैं इसे? FTS. अब ये FTS अगर नॉन रेसिडेंट को दिया जा रहा है, किसे दिया जा रहा है? नॉन रेसिडेंट को दिया जा रहा है. किसने दिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया. किसने दिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया. डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, टैक्सेबल इन इंडिया. ये FTS एक नॉन रेसिडेंट को एक रेसिडेंट ने दिया है. सर, वाजिब एग्जाम्पल चाहिए, ऐसे जेब से कुछ भी फेंको मत. अभी बताता हूं. फ्रांस की एक कंपनी है. इस कंपनी का नाम है कोला SA. कोला SA, कोला SA बोलते हैं, कोला SA. ये कंपनी बिटुमेन बनाती है. क्या बनाती है? बिटुमेन. बिटुमेन का मतलब क्या? डांबर, टार. ये किस में इस्तेमाल होता है? रास्ते बनाने में इस्तेमाल. हिंदुस्तान में एक कंपनी है, इसका नाम है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPCL. ये गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लेती है रास्ते बनाने का. तो इसे उम्दा क्वालिटी का टार चाहिए जिससे ये इंडिया में अच्छे क्वालिटी के रास्ते बना सके. ये फ्रांस से अपने साइंटिस्ट को इनवाइट करती है इंडिया में कि आइए और हमें बताइए हमारे फैक्ट्रीज में कि आप टार कैसे बनाते हो. तो क्या एक रेसिडेंट एक नॉन रेसिडेंट को इंडिया में फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के लिए इनवाइट कर रहा है? यस सर, इनवाइट कर रहा है. इज इट विद रिस्पेक्ट टू अ बिजनेस और प्रोफेशन? इज इट इज रिस्पेक्ट टू बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड आउट इन इंडिया? यस. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन कहां पे स्थित है? सर, इंडिया में स्थित है. वो रोड कहां पे बनाएगा? सर, इंडिया में बनाएगा. दिस इनकम विल बी डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन. इट इज टैक्सेबल इन. इट इज टैक्सेबल इन. सिंपल. It is taxable in India. Other than A, not taxable. We are not interested. Sir, दो नॉन रेसिडेंट्स है. सर, दो नॉन रेसिडेंट्स. यस, बिल्कुल. सर, अब दो नॉन रेसिडेंट से देखना बहुत इंटरेस्टिंग है.
Kia Motors is a foreign company. Hyundai is again a foreign company. किया मोटर्स का प्लांट पूना में है, प्लांट इसका पूना में है। किया Hyundai का प्लांट भी कहाँ पे है? पूना में। किया मोटर्स Hyundai के पास जाके बोलता है, Hyundai आप हमें आपकी गाड़ी का जो बॉडी होता है उसको बनाने की टेक्नोलॉजी हमारे साथ में शेयर कीजिए, हम आपको फीस देंगे। Hyundai बोलता है ठीक है। Hyundai बोलता है ठीक है। आपको जानना जरूरी होगा कि किया Hyundai का एक सब्सिडरी है। किया Hyundai का एक सब्सिडरी है। मॉरिस गराजेस जो दरअसल एक ब्रिटिश कंपनी है, उसका पेरेंट एक चाइनीज कंपनी। जस्ट आपको बता रहा हूं। किया मोटर्स Hyundai के पास गया, तो आपका जो पतरा बनता है जिससे आपकी बॉडी बनती है, जरा हमको भी बताइए, हमको भी बॉडी बना दे। Hyundai बोलता है ठीक है। Hyundai अपनी एक्सपर्टीज इसे देता है और किया मोटर्स Hyundai को पैसा देती है। ये पैसा क्यों दिया जाता है? FTS, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के लिए दिया जाता है। इसमें से बनने वाली गाड़ियां, किया सोनेट फॉर एग्जांपल, भारत के रस्तों पर पूना में मैन्युफैक्चर होती है और पूरे देश भर में चलने लग जाती है। बराबर है? क्या एक नॉन रेसिडेंट ने, जो कि किया है, एक दूसरे नॉन रेसिडेंट से जो कि Hyundai है, FTS का पेमेंट किया? यस सर किया। और क्या ये FTS का पेमेंट बिजनेस और प्रोफेशन के लिए कैरिड आउट इन इंडिया जो है उसके लिए है? यस सर उसके लिए है। इट इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, इट इज टैक्सेबल इन इंडिया। सर इन तीनों में कहीं ना कहीं बात यही थी, बट आपने तीन अलग अलग चार्ट्स क्यों बनाए? क्यों इसको तीन बार आपने दोहराया? टैक्सेशन में वही जीतता है केसेस जो एक हेस्टैक में से एक नीडल को खींच के बाहर पकड़ ले। नोटिस कीजिए, इंटरेस्ट के केस में मनी इज यूज्ड फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन कैरिड आउट इन इंडिया। यहां पे एनी अदर सोर्स नहीं है, यहां पे एनी अदर सोर्स ये वर्ड नहीं है। तो इंटरेस्ट का यूसेज किसके लिए होना चाहिए? ओनली एंड ओनली फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन। सर ये रॉयल्टी का देखिए, सो रॉयल्टी में क्या कहा है? बिजनेस एंड प्रोफेशन और एनी अदर सोर्स। तो सर अगर FTS बिजनेस को छोड़ के एनी अदर सोर्स के लिए अगर दिया जा रहा होगा तो क्या ये चल जाएगा रॉयल्टी या FTS? जी हाँ चलेगा। सर एग्जांपल दीजिए अभी के अभी। हैप्पीली इंडिया में ट्रंप टावर बन रहा है। क्या बन रहा है? ट्रंप टावर बन रहा है। इसे कौन बना रहा है? ट्रंप कंस्ट्रक्शन USA। ये नॉन रेसिडेंट है, बराबर है। इस ट्रंप टावर को मान के चलिए, इस ट्रंप टावर को मान के चलिए कुछ कंस्ट्रक्शन एडवाइस लेना है एक स्वीडिश कंस्ट्रक्शन फर्म से। किससे? एक स्वीडिश कंस्ट्रक्शन फर्म से। और ट्रंप टावर इसके अंदर के फ्लैट्स इस तरीके से मैनेज करेगा कि वो इनकम बन जाएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या बन जाएगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोविजन नहीं बनेगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बनेगा। इज इट एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम? Yes, sir. It is any other source of income. It is any other source of income. Are you understanding what I'm trying to say? तो रॉयल्टी के लिए और FTS के लिए एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम चल जाएगा। प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन प्लस एनी अदर किसके लिए चलेगा? रॉयल्टी और FTS के लिए चलेगा। लेकिन एनी अदर किसके लिए नहीं चलेगा? इंटरेस्ट के लिए नहीं चलेगा। और बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए क्या चलेगा? इंटरेस्ट भी चलेगा, रॉयल्टी भी चलेगा और FTS भी चलेगा। सर ये क्लैरिटी आज
किसी भी कोचिंग क्लास के स्टूडेंट के पास नहीं है। इसकी वजह ये है, आगे बता, उसकी वजह क्या है वो भी बता। तो ये हो गया, हो गया, क्लियर है सबको? आगे चलो सर, एनी सम पेड बाय whom? बाय रेसिडेंट, एनी सम पेड बाय रेसिडेंट Indian to whom? To a non-resident who is not a company. Any sum paid by a resident Indian to a foreign company, or any sum paid by a resident Indian to a resident and not ordinarily resident will be deemed to accrue or arise in India and it will be taxable in India. एक रेसिडेंट अगर किसी नॉन रेसिडेंट को किसी भी वजह से पैसा देता है, एनी सम सर मैंने तो ऐसे ही दे दिया, एनी सम, it will be deemed to accrue or arise in India as an income, and on that India you will have to pay tax in India. You will have to pay tax in India. Am I clear about this? Yes or no? नोटिस कीजिए, हमने इस जर्नी की शुरुआत की थी सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज आई से, और इस जर्नी की एंड थी सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 8 पर. We have reached clause 8. We have finished incomes deemed to accrue or arise in India. Am I clear about this? Let's go ahead. सर एडिशनल पॉइंट्स फॉर रॉयल्टी एंड एफटीएस, सर ये बहुत जरूरी है सर, क्योंकि अगर पेपर टफ आएगा ना तो यही अपने को बचाएगा. पेपर अगर ललवा हलवा आ गया तो कोई टेंशन नहीं, बट पेपर अगर जटिल आ गया तो ये आपको बचाएगा. जरा देखिए, इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड एफटीएस which is deemed to accrue or arise in India. So deemed to accrue or arise in India, section number 9 subsection 1 clause I to section number 9 subsection 1 clause 8 sir. अब भी मैं करके आया हूं, करेक्ट? ओके. इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड एफटीएस which is deemed to accrue or arise in India shall be included in total income of the non-resident. अगर ये इंटरेस्ट, रॉयल्टी और एफटीएस है, डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया है, नॉन रेसिडेंट के इनकम में आएगा? जी हाँ सर आएगा. आपने हर जगह पे अभी सिखाया कि वो आएगा, उस पर टैक्स भरा जाएगा. और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो नॉन रेसिडेंट का इंडिया में रेसिडेंस नहीं है, उसका इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, या इंडिया में उसका बिजनेस कनेक्शन नहीं है. इन तीनों चीजों से कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है. As long as it is interest, royalty and FTS which is deemed to accrue or arise in India as per the clauses of section number 9 subsection 1 clause I to section number 9 subsection 1 clause 8, it will be deemed to be accrue or arise in India. The non-resident will be paying a tax in India. पर मेरा तो घर ही नहीं है इंडिया में, मेरा तो बिजनेस ही नहीं है इंडिया में, फर्क नहीं पड़ता. पैसा कमाया ना इंडिया से, इंडिया में टैक्स देने का, इंडिया में टैक्स देने का. Such interest, royalty and FTS will be included in the total income of a non-resident whether or not such services have been rendered in India. इंडिया में दिया कि नहीं फर्क नहीं पड़ता. सर कैसा इंडिया में नहीं दिया? अरे बेवकूफ, मॉरिस गराजेस कहाँ की कंपनी है? यूके की. उसका पेरेंट चाइनीज है, उसने कोई टेक्नोलॉजी मॉरिस गराजेस को यूके में दी. Where was the FTS received? In Morris Garages UK. ये गाड़ी तो इंडिया में बेच रहा है ना वो. कौन सी है वो मॉरिस गराजेस की गाड़ी? MG हेक्टर. वो दिन अपन ने कौन सी देखी? ग्लॉस्टर. ये गाड़ियां कौन से रास्तों पे चलती है? इंडियन रोड्स पे चलती है. अरे भाई, मॉरिस गराजेस यूके में बैठा है, इसका पप्पा चाइना में बैठा है, इसने इसको कोई टेक्नोलॉजी दी, इसने इसको कोई एफटीएस दिया. ये दोनों नॉन रेसिडेंट है, पर ये एफटीएस यूज होके गाड़ी कहां पे चल रही है? सर अपनी इधर अंधेरी में चल रही है. पर ये टेक्नोलॉजी की गाड़ी तो अपनी विशाखा चला रही है. कल ठोक क्या आई है? दिस टेक्नोलॉजी is used in India. You bloody well pay tax in India. आ रही है बात समझ में? This is called global business. This is called global business. Specific point for royalty. ये एक एक्सेप्शन है. मैं नहीं मानता कि ये आपके लेवल पे एग्जाम पे पूछेंगे, लेकिन 7वां 8वां अटेम्प्ट ऑफ द न्यू सिलेबस आ गया. मतलब अभी जो आएगा मई में पहला अटेम्प्ट, फिर दूसरा अटेम्प्ट, ऐसा करते करते न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस बन जाएगा.
फिर चबाने के लिए च्युइंगम बचेगा नहीं, तो इंस्टीट्यूट क्या करेगी? इंस्टीट्यूट क्या करेगी? हैरेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन चालू कर देगी। हैरेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन में बच्चों से चाइल्ड लेबर एक्सपेक्टेड होगा, और ये सारे पॉइंट्स आते हैं पढ़ाई में, जिस पढ़ाई को हम चाइल्ड लेबर बोलते हैं। अब देखो, इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी विच कंसिस्ट ऑफ अ लमसम पेमेंट। लमसम मतलब एक शॉट में लमसम रोकड़ा दे दिया, एक शॉट में लमसम रोकड़ा दे दिया। फॉर एग्जाम्पल कितना, 50 खोखा एक टाइम पे दे दिया। 50 खोखा दिया, पर क्यों दिया? सर एक लाइसेंस के लिए फॉर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सर क्या इतने महंगे होते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर? बिल्कुल होते। विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर में चले जाइए, वहां पे यूज होने वाले सॉफ्टवेयर जिससे हम सैटेलाइट से ये गिन सकते हैं कि कितनी बरसात होगी, कब कौन सा करंट आएगा ओशन में, हम हमारे क्लाइमेट को, ये कोई मामूली सॉफ्टवेयर नहीं होते, ये बाहर से खरीदे गए बड़े बड़े महंगे महंगे सॉफ्टवेयर। सर हमने बाहर से एक सॉफ्टवेयर खरीदा, उसका लमसम पेमेंट दिया, और वो सॉफ्टवेयर ना उस नॉन रेसिडेंट ने हमको दिया कंप्यूटर के साथ। उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक स्पेसिफिक कंप्यूटर लगता है, या फिर कोई कंप्यूटर इक्विपमेंट लगती है जो अप्रूवल से गवर्नमेंट से लेनी पड़ती है। ऐसे वक्त पर अगर कोई रॉयल्टी हम लमसम में देते हैं, तो इट शैल नॉट बी डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, इट शैल नॉट बी टैक्सेबल इन इंडिया। तो आपको क्या क्या देखना है? सबसे पहले तो आपको लमसम पेमेंट देखना है फॉर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम इज अंडर अ स्कीम अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट। अगर ये होगा तब ही जाकर के दिस विल नॉट बी टैक्सेबल इन इंडिया। पर सर ये तो नहीं है, उन्होंने सीधा बोला रॉयल्टी फॉर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सर उतना ही अगर बोला जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें वर्ड्स लमसम, ट्रांसफर ऑफ ऑल राइट्स, ग्रांटिंग ऑफ लाइसेंस, कंप्यूटर, कंप्यूटर बेस्ड इक्विपमेंट, अप्रूव बाय गवर्नमेंट, जब तक ये कीवर्ड्स नहीं आ जाते तब तक आप इसको ट्रिगर नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। एम आई क्लियर अबाउट दिस? आगे चलते, चुटकी बजा के ये बाकी सारे कोचिंग क्लासेस करते हैं। कितने तेजस्वी लोग हैं, कितने तेजस्वी लोग हैं जो कहते हैं बगैर सेक्शन 7 को पढ़ाए कि सेक्शन 7 का इनकम अगर रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया होगा तो वो रेसिडेंट और ऑर्डिनरीली रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा। अगर वो रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट होगा तो उसके लिए वो टैक्सेबल होगा। माय डियर फ्रेंड्स, वी ऑलरेडी हैव ऑल द चार्ट्स। इसमें हमें क्या चीज याद में रखनी है? इफ एन इनकम इज अक्रूइंग और अराइजिंग और डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया अंडर सेक्शन नंबर 9, or it is a salary income under section number 7, it will be taxable for all. Any other foreign income which arises outside India will not be taxable. Otherwise, for a RNO, RN and NR, for a resident and ordinarily resident, it will be taxable in India. It will be taxable in India. इसी के साथ साथ रेसिडेंशियल स्टेटस, इसी के साथ साथ रेसिडेंशियल स्टेटस की हमारी कॉन्सेप्ट वीडियो खत्म हो जाती है। अगले सेशन में जो ब्रेक के बाद होगा उसमें हम करेंगे क्वेश्चन बैंक, सारे सिनारियोस को कवर करते हुए। मित्रों, एपेक्स के साथ आपका एग्जामिशन पक्का है। 2024 के नवंबर के अटेम्प्ट को जब भारतीय जनता पक्ष की नई सरकार वापस चुन के आएगी बहुमत के साथ, एपेक्स एकेडमिक्स को ज्वाइन कीजिए और आपके एग्जामिशन को गारंटी में ले लीजिए। भारत माता की जय। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। वंदे मातरम। तुम्हें नहीं बोलना है, तुम पाकिस्तान चले जाओ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।